All right, public, I'm back. Give me a high five if you're here. जल्दी जल्दी आ जाओ, हाई फाई दो एक बार, so that we can start the topic. Yes, hello बेटा. निशा जी हेलो. क्या नो क्या भाई. हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर. यस सर, यस सर. कम 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 कम. नमस्ते जी, नमस्ते आपको भी. रिप्लाई क्या रिप्लाई करूँ चंदन अग्रवाल जी? किस चीज़ का रिप्लाई चाहिए आपको? हाय भाई, हाय भाई. यस 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 सर जी. काला बाबा हाँ पकड़ के लेके जाएगा. चंदन अग्रवाल ऑन टेलीग्राम. किसका रिप्लाई यार, मैंने देखा ही नहीं अभी तक तो. टेलीग्राम टेलीग्राम मोबाइल से दूर है. चलो सब पब्लिक पंटर लोग आ गए होंगे तो लेट्स गो अहेड. ऑलराइट, सो शैल वी गो अहेड. नमस्ते बेटा. फाउंडेशन की क्लास आज शाम को शुरू होगी बेटा, 6 o'clock. आई विल कैच यू. यस. हाय बच्चों. साउंड क्वालिटी अच्छी है, बहुत बढ़िया. यस, इंटरनेट को अभी रीसेट किया हमने. भारत में कोई भी चीज़ रीसेट कर दो शुरू हो जाती है. थैंक यू सो मच बेटा जी. ओके, कैन वी गो अहेड नाउ? ईयर वी स्टार्ट विद इंडिपेंडेंट ब्रांच. और ये रहा इंडिपेंडेंट ब्रांच का सारा गेम. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो बेटा फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच. सो इंडिपेंडेंट ब्रांच मीन्स, एक सेकेंड, एक ही सेकेंड, बस 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 बस, गिव मी वाइल. ठीक है. So now let's start with independent branch. So my first question to you all is what is independent branch? So independent branch क्या होती है सुन लीजिए. Independent branch वो होती है which maintains independent books of accounts. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एचओ की बात करें हम तो एचओ के पास होता है उनका फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट. ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे कि होगा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इनवॉइस. सोर्स डॉक्यूमेंट से वो बनाएंगे अपनी सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स के बाद में वो बनाएंगे उनके लेजर. लेजर को करेंगे बैलेंसिंग. और लेजर के बाद में होता है ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस के बाद में उनके बनते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, सो ये बन गए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ये बचपन से सर हम ऐसे ही करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के या किसी एंटिटी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, सो वी विल हैव अ सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस और व्हाटएवर. फिर उसकी सब्सिडरी बुक बनती है जैसे परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक वगैरह. फिर उसके बाद में हम उसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में. लेजर को बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग कर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हमारे बन जाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे एचओ के स्टैंड अलोन. राइट, अब उसी प्रकार से ब्रांच भी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट बुक रखती है, तभी जाके हम उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं. सो व्हेन अ ब्रांच मेंटेन्स देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली देन वी कॉल इट एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच. और यहां पर उनके खुद के सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे. दे शैल बी हैविंग सब्सिडरी बुक. And then boys and girls, they will be having the ledger. Then they shall be having a trial balance. And boys and girls, they will be having a financial statements. ये किसके बारे में बात चल रही है? दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांच. इज दैट ओके? सो ये ब्रांच भी खुद के बुक्स मेंटेन करेगी, बुक्स. अब इसको क्या बोलना है आगे से ध्यान में रखना, इस ब्रांच को बोलेंगे स्टैंड अलोन ब्रांच. और एचओ को भी क्या बोलेंगे? स्टैंड अलोन एचओ. ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा आपको ग्रुप 2 में व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद यू नो द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि उसके अंदर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसको कहते हैं. सो वी आर नाउ हैविंग द स्टैंड अलोन ब्रांच एंड स्टैंड अलोन एचओ. अब
इंडिपेंडेंट ब्रांच में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इन दोनों को मर्ज कर कर हमें एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कंसोलिडेटेड financial statement बनाना है. We have to merge both of them and that's what we are gonna study it in this topic. अब तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि आपको ब्रांच के डिटेल्स दिए जाए और ब्रांच के डिटेल्स देकर आपको बोलेंगे कि भाई जी आप हमें ब्रांच का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर दो. या फिर आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एचओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे और ब्रांच का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे और वो आपको बोलेंगे कि प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो विल हैव टू क्रिएट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो. एंड एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स, समटाइम्स दे विल आस्क यू स्पेशल ट्रांजैक्शन, आस्क यू स्पेशल ट्रांजैक्शन between HO and branch. So first we have to discuss the special transaction between HO and branch. Unless and until we have discussed this special transaction between HO and branch, we will not be able to go ahead. Is that okay? मुझे लगता है इंटरनेट का वापस प्रॉब्लम है, शायद से इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या? I think there is a problem of internet. Okay, so no problem, na? Let's go ahead then. Here we go. So there will be some special transaction between HO and branch, and let's now start with HO and branch. अब बेटा जी क्या करूंगा मैं कि I'll start teaching you without getting interrupted by your comments and all. तो मैं पहले एक बार पूरा पढ़ा दूंगा, फिर मैं ब्रेक लूंगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप वो मुझे पूछ लेना. और साथ ही साथ अपन और क्या करेंगे कि इसको कंटिन्यू करने के बाद में अगर मान लो किसी बच्चे का मिस होता है तो ये अपलोड होगा ही बाद में, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हो. तो अभी मैं उसके ऊपर फोकस ना करते हुए आई विल ओनली फोकस ऑन वेदर वी आर कंप्लीटिंग इट और नॉट प्रॉपरली इन सिंक, क्योंकि लिंक बार बार टूटता है तो फिर देन आई एम नॉट मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ. ठीक है. सो कुल मिलाकर अभी तक हमारी चर्चा क्या हो गई थी कि हमारी चर्चा ये हो गई थी कि हम एचओ और ब्रांच के दोनों के इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए. और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन भी होती है किसके बीच में, एचओ और ब्रांच के बीच में. तो जब स्पेशल ट्रांजैक्शन होती है एचओ और ब्रांच के बीच में, सो हाउ डू वी टेक इट अहेड, ये देखो स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं. अब ये स्पेशल ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे कि कुछ ट्रांजैक्शन जो मॉड्यूल ने डायरेक्टली दी है कि जो आपको आनी चाहिए, तो पहले हम मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं और मॉड्यूल की जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है वो क्या क्या है. सो ये रहा आपके सामने. फिर कहाँ गया, हाँ ये रहा. सो एक क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, that we are going to solve it from the module first. okay, now देखते हैं अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच, पॉइंट नंबर 6 है आपका मॉड्यूल का. तो इसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी है, वो ट्रांजैक्शंस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. एंड दोस ट्रांजैक्शंस आर व्हाट, जैसे डिस्पैच ऑफ गुड्स टू द ब्रांच बाय एचओ. अब ये किसके किसके बुक्स में देखना है बेटा जी, वी हैव टू सी दिस इन बोथ द बुक्स. फर्स्ट वन वी हैव टू सी इट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड द सेकंड वन वी हैव टू सी इट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों ही बुक्स इंडिपेंडेंट है और अलग अलग है, सो हेंस वी हैव टू सी इट इन दी बोथ द बुक्स. अब जरा ध्यान में रखना कि आप इस केस में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच. सो अगर मान लेते हैं एचओ कोई भी चीज ब्रांच को भेजेगा तो वो किसको जानता है, सिर्फ ब्रांच को जानता है. तो वो एंट्री क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. ये देख लीजिए एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच.
दूसरी वाली एंट्री क्या होगी, जो ब्रांच अपने बुक्स में करेगा, जाहिर सी बात है इन्होंने माल भेजा है तो ब्रांच को माल मिला होगा, एंट्री क्या है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू एचओ अकाउंट। एक बार वापस से समझ लेते हैं, एचओ ने ब्रांच को माल भेजा तो एचओ एंट्री क्या कर देगा, एचओ एंट्री करेगा ब्रांच तेरे से पैसा आना है, क्योंकि डेटर्स को होता है डेबिट बैलेंस, सो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, और वही ब्रांच एंट्री क्या कर देगी, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू HO account. Is that okay? Goods received from HO to HO account. Generally both this transaction, जितना माल भेजा और जितना उनको रिसीव हुआ वो दोनों should be same sometimes, but however it is not same because of goods in transit. तो goods in transit की और एक ट्रांजेक्शन आएगी जो हम आगे देखेंगे, इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, when goods are returned by branch टू एचओ, वो जो एंट्री हमने की थी वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, हमारी एंट्री होगी गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्योंकि जो ये एंट्री की थी उसी एंट्री का रिवर्स हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो गई, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। एग्रीड। अब बेटा जी वही इधर एंट्री क्या होगी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। एग्रीड। रिटर्न की एंट्री इसकी ऊपर वाले की एंट्री की रिवर्स हो गई। एग्रीड। नाउ गोइंग अहेड माय डियर फ्रेंड, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। बेटा ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, एचओ इसको कभी रिकॉर्ड नहीं करेगा। कम्स अ क्वेश्चन, व्हाई एचओ विल नॉट रिकॉर्ड, बिकॉज एचओ के बीच और एचओ और ब्रांच के बीच में इसमें कोई ताल्लुकात ही नहीं है, तो इसकी कोई भी एंट्री एचओ नहीं करेगा। रिमेंबर एचओ वही एंट्री करेगा जिसके अंदर एचओ और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन है। एग्रीड। सो बेटा एचओ के बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, नो एंट्री, बट ब्रांच के बुक्स में एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार। नाउ गोइंग अहेड, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। अब इस केस में एचओ अपनी बुक्स में वर्ड एक्सपेंस का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एक्सपेंस वर्ड यूज करेगा तो वो उसके पी एंड एल अकाउंट को हिट कर जाएगा, बट हम ये नहीं चाहते, तो इस केस में इसकी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। हम ऐसा नहीं करेंगे एक्सपेंस टू कैश ऑब्लिक बैंक, एक्सपेंस होगा तो इट विल गो एंड हिट द व्हाट, पी एंड एल अकाउंट ऑफ द एचओ, सो द एंट्री इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और वही ब्रांच के बुक्स में एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, एक्सपेंस टू एचओ अकाउंट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट सो फार। इज दैट ओके? नाउ आउटसाइड परचेसेस, ब्रांच खुद के लेवल पर भी कुछ परचेसेस कर सकती है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, एचओ के बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि ब्रांच खुद ही एंट्री कर, मतलब खुद ही परचेस कर रही है, सो हियर देयर विल बी नो एंट्री, बट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच द एंट्री वुड बी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक और क्रेडिटर्स। एग्रीड। सो माय डियर फ्रेंड, परचेसेस टू बैंक ऑब्लिक creditors. Now sales affected by branch, again the transaction is between branch and outsider, HO इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, तो here it is no entry, but at the same time in the books of branch the entry would be debtors account debit cash oblique bank account debit to sales account. Agreed. So ये देखो cash और debtors to sales account. Now collection from debtors ऑफ द ब्रांच रिसीव्ड बाय एचओ, तो मतलब पैसा एचओ को मिला है, तो एचओ के बुक्स में 110% आएगा कैश अकाउंट डेबिट, बट क्या ये उनका डेटर्स है क्या, नहीं, तो वो क्या बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। एग्रीड। सो ये टू ब्रांच अकाउंट आना चाहिए, और वही ब्रांच क्या बोलेगी, इट विल से कि मुझे कैश मिली है क्या, नहीं, कैश किसको मिल गई है बेटा जी, एचओ को मिल गई है, तो वो एंट्री करेंगे एचओ से पैसा आना अकाउंट, एचओ अकाउंट डेबिट टू व्हाट माय डियर फ्रेंड, डेटर्स अकाउंट। हियर यू कैन सी डेटर्स का बैलेंस कम किया और हमने कहा कि पैसा किसको मिल गया, एचओ को मिल गया। मूविंग अहेड माय डियर फ्रेंड, पेमेंट बाय एचओ फॉर परचेस मेड बाय ब्रांच। ध्यान से देखना, पेमेंट कौन कर रहा है, एचओ कर रहा है, सो द एंट्री इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हाई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले ये देखो बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक को क्रेडिट तो होगा, बट ये पेमेंट हम क्या हमारे क्रेडिटर्स के लिए, हमारे परचेसेस के लिए कर रहे हैं क्या, नहीं, हम किसी और के लिए कर रहे हैं, और वो कौन है, ब्रांच। सो द एंट्री इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बेटा जी इधर ही एंट्री क्या कर देंगे कि अगर पेमेंट एचओ कर रहा है तो हम एंट्री करेंगे परचेसेस ऑब्लिक क्रेडिटर्स अकाउंट टू एचओ अकाउंट, क्योंकि हमारे बुक से कैश नहीं जा रही है, हम ब्रांच है। मूविंग ऑन माय डियर फ्रेंड्स, परचेस ऑफ असेट बाय ब्रांच, इसको मैं स्पेशली लूंगा, ओके, तो इसको पेंडिंग रखता हूं। असेट परचेस बाय द ब्रांच बट असेट अकाउंट इज रिटन बाय एचओ, इसको भी पेंडिंग रखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन अबव, इसको भी पेंडिंग रखते हैं। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय एचओ टू ब्रांच, कौन किसको पैसा भेज रहा है, पैसा भेज रहा है रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय एचओ टू ब्रांच, मतलब एचओ ने पैसे भेजे ब्रांच को, सो बेटा जाहिर सी बात है एचओ के बुक्स में बैंक अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड, क्यों, क्योंकि पेमेंट हो रहा है, तो टू बैंक और डेबिट किसको, ब्रांच अकाउंट। सो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड एट द सेम टाइम यहां पर एंट्री क्या होगी बेटा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। एग्रीड। सो इसको भी हम बॉक्स में डाल देते जो जो एंट्रीज हो गई हमारी। मूविंग ऑन माय डियर फ्रेंड्स, रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय ब्रांच टू एचओ। अब जरा सोच के बताओ किसने किसको पैसा भेजा, ब्रांच ने एचओ को भेजा है, सो एचओ इसकी एंट्री क्या करेगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट।
टू ब्रांच अकाउंट एंड एट द सेम टाइम यहां पर एंट्री क्या होगी बेटा जी, इधर एंट्री होगी HO टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। यह एंट्री कौन करेगा मालिक, यह एंट्री करेगा ब्रांच। ब्रांच क्या बोलेगा भाई, कैश मिल गया है, सॉरी कैश पेमेंट कर दिया, किसको पेमेंट कर दिया, HO को। सो द एंट्री विल बी HO अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मूविंग ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, इसको भी हम पेंडिंग रखेंगे। सो कुल मिलाकर अभी आपको क्या करना है, इधर तक जितने मैंने बक्सों में डाल के रखी है चीजों को, उतनी चीजों को पहले आपको परफेक्टली कर लेना है। अनलेस एंड अंटिल यू डू दिस परफेक्टली यू शुड नॉट गो अहेड। सो आई एम गिविंग यू अनदर 15-30 सेकेंड्स, इसको पूरा अच्छे से एक बार पढ़कर कंप्लीट कर लो। 50-30 सेकंड से तो क्या होगा, एक आध मिनट दे रहा हूं मैं आपको, एक आध मिनट में मेरे को कंप्लीट चाहिए। पहले पूरे एंट्रीज अच्छे से कर लो, और अगर आपको कोई एंट्रीज में क्वेरी है तो साइड में वो लिख कर भी दे दो मेरे को कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई विल टीच यू दैट वंस अगेन। पहले एक बार 1 मिनट में आप इसको कंप्लीट करिए। इज दैट ओके? क्वेरी है तो पहले लिख दो। ट्वेल्थ एंड 13 में डिफरेंस क्या है? 12th और 13 में डिफरेंस ये है बेटा कि HO ने ब्रांच को पैसा भेजा है और दूसरे केस में ब्रांच ने HO को पैसा भेजा है। सो जब HO ब्रांच को पैसा भेजता है तो HO के यहां से पैसा गया तो कैश ऑब्लिक बैंक को क्रेडिट हुआ, ये 12th वाली एंट्री में टू बैंक अकाउंट, और किसको दिया, ब्रांच को दिया। सो ब्रांच टू बैंक, एग्रीड। और सिमिलरली इसकी सेकंड एंट्री इस केस में ऐसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, क्योंकि ब्रांच को पैसा मिला, कहां से मिला, HO से। ये लॉजिक है उसका। सो कैन आई नाउ गो अहेड? आई थिंक आपको ये सारी चीजें अभी तक क्लियर हो गई होगी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी नीड टू टॉक अबाउट सम ऑफ द स्पेशल एरियाज ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क। क्या स्पेशल एरियाज है, जरा सुनते हैं बेटा। क्या होता है कि जो फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग है, अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर क्वेश्चन आया तो समझ लेना कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग के बारे में हम बात करते हैं एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा ध्यान से सुन लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सपोज मान लो कि आप बहुत बड़े इंसान हो गए और आप बड़े इंसान होने के बाद में आपकी बहुत सारी ब्रांचेस है। बहुत सारी ब्रांचेस होने के बाद में आप मुझे जरा सोच के बताओ कि आप क्या करोगे, कि विल यू keep all the assets in the branch name or you will keep all the assets in the HO's name? HO क्या करेगा, जैसे मान लो अभी गूगल है, गूगल की बहुत सारी ब्रांचेस है, राइट। एक फर्ज करके चलो, एक समझाने के लिए मैं आपको एकदम इजी तरीका बता रहा हूं। गूगल है, गूगल की बहुत सारी ब्रांचेस है, तो आपको क्या लगता है, गूगल अपनी ब्रांचेस के नाम से असेट खरीदेगा या गूगल असेट को खरीदेगा HO के नाम पर? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है HO के नाम पर खरीदेगा। रीजन एकदम सिंपल है, कल को अगर इसके ऊपर लोन लेना होगा या कुछ भी करना होगा तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि सारा कंट्रोल एक जगह पे होगा, HO की जगह पे। आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, आईसीएआई की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। तो जब आईसीआई की बहुत सारी ब्रांचेस होती है तो जो फिक्स्ड एसेट होती है, इतने बड़े बड़े जो निर्माण हो रखे हैं इनके, क्या कहते हैं हम, आईसीआई भवन अगर आपने देखे होंगे या आईसीआई की बिल्डिंग्स देखी होगी, एकदम शानदार बिल्डिंग है बहुत सारे सिटीज में, तो वो बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट है। तो ये फिक्स्ड एसेट किसके नाम पर ली जानी चाहिए, ब्रांच के नाम पर ली जानी चाहिए या सेंट्रल HO जो आईसीआई दिल्ली है उसके नाम पर लेना चाहिए? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमने डिसाइड किया कि फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग किस तरीके से हो सकती है, तो फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग ऐसे हो सकती है। ये कौन से ब्रांच फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा हूं, HO फिक्स्ड एसेट की बात चल ही नहीं रही है। ब्रांच फिक्स्ड एसेट, तो मैं इसके दो हिस्से कर देता हूं। फर्स्ट वन मेंटेन्ड बाय HO, मेंटेन्ड बाय HO, और दूसरा वाला मैंने लिखा मेंटेन्ड बाय ब्रांच। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग मोर इन डिटेल। अगर मान लो कि बुक्स आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच, इसका मीनिंग क्या है? पहले तो कई सारे बच्चे इसका मीनिंग ही नहीं समझते। मेंटेन्ड बाय ब्रांच एंड मेंटेन्ड बाय HO का मतलब क्या है? तो ये देखो, अगर आप फिक्स्ड एसेट खरीदी करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब मैं अगर आपको कहूं कि ब्रांच अपने फिक्स्ड एसेट को खुद मेंटेन कर रही है, तब तो वो एंट्री कर देंगे फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। बट अगर मान लेते हैं
कि ब्रांच फिक्स्ड एसेट मेंटेन नहीं कर रही है, एग्रीड, ब्रांच फिक्स्ड एसेट मेंटेन नहीं कर रही है और वो मेंटेन कर रहा है एचओ, सो ब्रांच के बुक्स में फिक्स्ड एसेट अकाउंट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि क्लियरली मैंने आपको कहा कि आप फिक्स्ड एसेट किसको मेंटेन करने के लिए कह रहे हो? एचओ को मेंटेन करने के लिए कह रहे हो। इस केस में ब्रांच कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगी व्हेन द फिक्स्ड एसेट इज परचेस्ड इवन दो इट इज परचेज फॉर ब्रांच। तो इसको कुछ और थोड़ा सा आगे जाकर हम एक कॉलमनर फॉर्मेट में करते हैं। अब जरा ये एक चार्ट आपने पहले एक बार समझ लिया होगा। अच्छा, अभी आपको और एक ट्रिक बताता हूं कि जब जब आपको कोई चार्ट का ये लेने का है, मतलब लिखना है और लिखने के लिए समय नहीं हो, तो मैं आपको बोल दूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो वगैरह। सो अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो मैं अभी आगे चलता हूं। सो देयर आर टू वेज इन विच फिक्स्ड एसेट कैन बी मेंटेन। अब यहां पर हम आए किस तरीके से मेंटेन होगी। सपोज ब्रांच फिक्स्ड एसेट maintained by HO। मतलब ब्रांच फिक्स्ड एसेट कौन मेंटेन कर रहा है बेटा जी? द ब्रांच फिक्स्ड एसेट इज मेंटेन्ड बाय HO। मतलब ब्रांच की बुक्स में फिक्स्ड एसेट ये शब्द नहीं आएगा। कुछ बच्चे और एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि ब्रांच के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। गलत है। मैंने ये कहा फिक्स्ड एसेट के रिकॉर्ड्स एचओ मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांच की बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। एंट्री कैसे आएगी ये अब देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहां पर देखिए फर्स्ट वन, ओके, पहली चीज फिक्स्ड एसेट परचेस्ड। एक काम करता है, इसको थोड़ा सा और इजी करता हूं मैं। ये इधर एचओज बुक और इधर कर देता हूं ब्रांच बुक्स, ठीक है। और इधर एंट्रीज के लिए हम फर्स्ट लिखेंगे परचेस्ड ब्रांच फिक्स्ड एसेट एंड पेड बाय एचओ। सबसे इजी ट्रांजैक्शन। अब मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट कौन मेंटेन कर रहा है? तो ये मेंटेन कर रहा है एचओ। तो इस केस में एंट्री होगी ब्रांच फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इस केस में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ब्रांच के फिक्स्ड एसेट कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ। तो एचओ की बुक्स में आएगा ब्रांच फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा कहां से जा रहा है? एचओ से। बट ब्रांच इसकी क्या एंट्री करेगी? नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? क्योंकि ना हम कैश दे रहे हैं ना हम इसकी बुक्स मेंटेन कर रहे, सॉरी मतलब फिक्स्ड एसेट को हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री आएगी नो एंट्री। नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड वन। अगर मैं कहूं ब्रांच या परचेस्ड ब्रांच फिक्स्ड एसेट एंड पेड बाय ब्रांच, एग्रीड। ये क्रिटिकल और अच्छी ट्रांजैक्शन है। बेटा जी मुझे बताओ परचेज ब्रांच फिक्स्ड एसेट एंड पेड बाय होम। ब्रांच है, ब्रांच ने पैसा दिया है, तो जाहिर सी बात है इधर ब्रांच फिक्स्ड एसेट आएगा। तुम पूछोगे सर ब्रांच फिक्स्ड एसेट क्यों आएगा? हेडिंग पढ़ो वापस, कंफ्यूज मत हो। हेडिंग क्या है? कौन ब्रांच फिक्स्ड एसेट मेंटेन कर रहा है? एचओ मेंटेन कर रहा है। तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक नहीं आएगा, ये आएगा टू ब्रांच अकाउंट। वाई ब्रांच अकाउंट? क्योंकि पेमेंट किसने किया है? ब्रांच ने, और एचओ की बुक से कोई कैश नहीं जा रही है। बट यहां पर जब एंट्री आएगी ब्रांच की बुक्स में तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। वाई टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट? क्योंकि पेमेंट किया है ब्रांच ने। बट क्या हम फिक्स्ड एसेट लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ। सो हम यहां पर लिखेंगे एचओ अकाउंट। आई कैन नॉट राइट डाउन फिक्स्ड एसेट। हम कहेंगे कि एचओ को पैसा दिया है और कैश गई है टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, सो एंट्री इज एचओ टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बट द थर्ड वन इज व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन सर? डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। इस केस में क्या है? फिक्स्ड एसेट किसके पास है बेटा जी? एचओ के पास है। ध्यान से देखिए, फिक्स्ड एसेट किसके पास है मेरे राजा बेटा? एचओ के पास फिक्स्ड एसेट है। तो इस केस में बावजूद इसके डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, इधर वर्ड आएगा ब्रांच टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। क्या मीनिंग हुआ सर इसका? खर्चा हुआ है, बट हम क्या बोलेंगे? पैसा किससे वसूलेंगे? ब्रांच से। जब भी हमें किसी व्यक्ति से पैसा वसूलना होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट। तो हमारी एंट्री हुई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। और वही देख लीजिए ब्रांच के बुक्स में इनके पास फिक्स्ड एसेट नहीं है, बावजूद इसके इधर वर्ड आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, कैन आई नॉट से, एचओ अकाउंट। मतलब डेप्रिसिएशन तो ब्रांच ही बुक करेगा, क्योंकि एक्सपेंस किसका है? ब्रांच का है। असेट कौन यूज कर रहा है? ब्रांच यूज कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन तो ब्रांच ही बनाएगा। सो हमने बोला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको देना है? एचओ को देना है। और जब
एचओ अपने बुक्स में एंट्री कर रहा था तब उसने वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं किया, क्योंकि ये असेट एचओ यूज कर ही नहीं रहा है, ब्रांच कर रहा है। एचओ तो सिर्फ उसके असेट को मेंटेन कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन द एंट्री इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट। सो बेटा जी ये एंट्रीज हमने देखी व्हेन द ब्रांच फिक्स्ड असेट्स आर मेंटेन्ड बाय एचओ। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको वापस बता दूं कि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही है। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक थोड़ा सा पॉज देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिखा होगा तो, एंड देन वी शैल गो अहेड कि व्हेन द ब्रांच फिक्स्ड असेट्स आर मेंटेन्ड ब्रांच इटसेल्फ। एग्रीड? सो कैन आई गो अहेड? सो ये डाउन ब्रांच फिक्स्ड असेट मेंटेन्ड बाय आगे ये सेम कॉलम, पहला वाला आएगा एचओ, दूसरा वाला आएगा ब्रांच। चलिए थोड़ा सा कॉपी कर लिया जाए और इस चीज को मैंने कॉपी किया। थर्ड वन है और ये था परचेस्ड। परचेज ब्रांच फिक्स्ड असेट एंड पेड बाय एचओ। इन दिस केस मैं डिफरेंट द एंट्री इज ब्रांच अपने बुक में एंट्री क्या करेगा, ब्रांच फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जरा ध्यान से देखो कौन मेंटेन कर रहा है, फिक्स्ड असेट ब्रांच मेंटेन कर रहा है, तो ब्रांच फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं बोल सकते, टू बोलना पड़ेगा एचओ अकाउंट। क्यों? क्योंकि पेमेंट किसने किया, एचओ ने, और वही एचओ क्या बोलेगा, ये फिक्स्ड असेट नहीं बोल सकता क्योंकि फिक्स्ड असेट कौन मेंटेन कर रहा है, ब्रांच, तो एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने तो ब्रांच को पैसा दिया है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक ब्रांच। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, परचेज ब्रांच फिक्स्ड असेट एंड पेड बाय ब्रांच। तो एचओ बोलेगा मेरी क्या जरूरत है भाई, कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ना मैं फिक्स्ड असेट को मेंटेन कर रहा हूं ना मैं पैसा दे रहा हूं, और इस केस में ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या कर देगा, ब्रांच फिक्स्ड असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एग्रीड? एंड राजा बेटा जी डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन जाएगी नो एंट्री, क्योंकि एचओ बोलेगा ना मैं बुक्स को मेंटेन कर रहा हूं ना ये मेरी असेट है, तो इस केस में राजा बेटा जी आपको एंट्री आएगी यहाँ पर डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट। एग्रीड? तो बेटा जी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार ये भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ब्रेक लेकर मुझे सॉल्व करके बताइए। सर वॉइस क्लियर नहीं है, क्यों क्लियर नहीं है भाई? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हेलो, अब ठीक है साउंड? अब ठीक आ रहा है क्या, देखिए बताओ। नो वॉल्यूम मतलब माइक बंद हो गया। अब ठीक है साउंड? हाँ माइक बंद हो गया, बैटरीज देना। चलो पंटर लोग चले अभी आगे, अभी एक बार इसको रिवाइज कर लो। अभी देखो ये जो वाला टास्क था ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको मैं रिवाइज कर दूंगा, बट पहले आपके पास ये लिखा होना चाहिए, और अगर आप मेरे भरोसे पर बैठे हो कि ये लिखोगे नहीं और कुछ करोगे नहीं, सो देन इट इज गोना बी टफ। सो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं आपको वचन देता हूं कि ये आपको समझ में आ जाएगा, बट यू जस्ट नीड टू बी लिटिल सिंसियर एंड रिवाइज इट। सो पहले आपको दो तरीके से इसको रिवाइज करना है।
पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि ब्रांच फिक्स्ड एसेट की रिकॉर्डिंग दो तरीके से हो सकती है, एक एचओ कर सकता है और एक ब्रांच कर सकता है, पॉइंट क्लियर। दूसरी चीज, ब्रांच फिक्स्ड एसेट इज मेंटेन्ड बाय एचओ, ये एक पॉलिसी का डिसीजन है कि ब्रांच फिक्स्ड एसेट कौन मेंटेन करेगा, एचओ। जैसे आईसीआई ने डिसाइड किया कि सारी ब्रांचेस की एसेट कौन मेंटेन करेगा, एचओ आईसीआई दिल्ली, तो उस केस में आपकी एंट्रीज कैसे होगी ये मैंने आपको समझाया। और दूसरा मैंने बताया कि ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच इटसेल्फ, कि ब्रांच ही अपनी खुद की बुक्स मेंटेन कर रही है, तो इस केस में कि एंट्रीज कैसे होगी, तो इस तरीके से एंट्रीज होगी। इज दैट ओके? सो प्लीज गो एंड चेक इफ यू आर एबल टू गो ahead with this part. All right, all right, I'll use English, more English, all right. So now shall we proceed ahead? Here are we. So lovely people, I was saying कि branch fixed asset is maintained by HO. It means fixed asset will be debited or credited in HO's book, even if it relates or it is belonging to the branch. So when the fixed asset is purchased and it is paid by HO, so now think carefully, we are in the HO's book. So cash will come in or go out? Go out. So I said to cash oblique bank account. फिक्स्ड एसेट कौन मेंटेन करा? एचओ, तो हम एंट्री करेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। नाउ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि वेदर यू विल मेक एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, द आंसर इज नो, बिकॉज ब्रांच विल से आई एम नॉट रिकॉर्डिंग द फिक्स्ड एसेट, आई एम नॉट इवन पेइंग द कैश। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, यू नो, एचओ ब्रांच को बोलेगा कि तेरी एसेट का पैसा तू दे, इन दैट केस ब्रांच विल पे द कैश, सो ब्रांच की बुक्स में आएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बट कैन दे यूज द वर्ड ब्रांच फिक्स्ड एसेट? नो, सो द एंट्री इज एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैन यू अंडरस्टैंड दिस एंट्री नाउ? And boys and girls, in the books of HO, the entry would be what? Fixed asset का record कौन maintain कर रहा है? Who is maintaining it? HO. So the entry is branch fixed asset account debit, but I cannot say to cash because cash is paid by whom? HO. So I'll write down to, sorry, cash is paid by whom? Branch. So I'll write down to branch. Moving ahead, my dear friends, depreciation, very important. देखो, in the books of HO, we are maintaining fixed asset, but we cannot use the word depreciation because this depreciation belongs to branch. It is an expense of branch. So the entry is branch account debit to branch fixed asset. And in the books of branch, कितना ब्यूटीफुल एंट्री है देखो, लुक एट द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। ब्रांच की बुक्स में फिक्स्ड एसेट नहीं है, फिर भी डेप्रिसिएशन आ रहा है, एंड द एंट्री इज व्हाट? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। सो दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल एंट्री। कैन आई राइट डाउन क्रिटिकल एंट्री? यस। गोइंग एट, ब्रांच फिक्स्ड एसेट मेंटेन्ड बाय ब्रांच। ओके, ब्रांच की फिक्स्ड एसेट है और कौन मेंटेन कर रहा है? ब्रांच ही मेंटेन कर रहा है। सो देयर आर टू बुक्स, एचओ एंड ब्रांच। फर्स्ट वन, purchased branch fixed asset and paid by HO. So in this case HO is involved क्योंकि HO से क्या जा रहा है? कैश। HO is helping branch, so they will say I have not got any right to record the fixed asset, so entry is branch account debit to cash oblique bank. But what entry branch will make? Branch will make the entry branch fixed asset account debit to HO account. I hope you people are able to understand it so far. नाउ परचेस ब्रांच फिक्स्ड एसेट एंड पेड बाय ब्रांच। अब मुझे बताओ एचओ का इसमें कोई रोल है क्या? फिक्स्ड एसेट ना वो मेंटेन कर रहा है ना उसका पेमेंट कर रहा है, सो इधर आएगी नो एंट्री और इधर आएगा ब्रांच फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड एट द सेम टाइम डेप्रिसिएशन। एचओ बोलेगा भाई मैं इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर ही नहीं रहा है, तो इधर नो एंट्री, और ब्रांच बोलेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। ठीक है, जब ये बात यहां तक आ गई है तो एक बार जरा आकर चेक कर लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में जिन चीजों को हमने पेंडिंग रखा था। पानी देना। सो कौन सी चीजों को हमने पेंडिंग रखा था ये देखो यहां पर। हम ये किसके बुक्स में है? एचओ के बुक्स में और ये ब्रांच के बुक्स में। सो ये जरा देखो, परचेस ऑफ असेट बाय ब्रांच, सो द एंट्री इज नो एंट्री एंड सन्ड्री एसेट टू बैंक और लाइबिलिटी। ये क्या अज्यूम कर एंट्री की है? ब्रांच फिक्स्ड असेट्स मेंटेन्ड बाय whom? ब्रांच इटसेल्फ। सो ब्रांच जब एंट्री खुद ही मेंटेन कर रही तब एंट्री क्या? इधर नो एंट्री एचओ के बुक्स में, बट इधर एंट्री आएगी फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक लाइबिलिटी। नाउ गोइंग एड, फिक्स्ड एसेट या एसेट परचेज बाय द ब्रांच बट द असेट अकाउंट इज रिटेन्ड एट एचओ's बुक, राइट? तो इस केस में एंट्री क्या आएगी बेटा जी? ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट ऑब्लिक कैश भी आ सकता है। कैश कब आएगा? व्हेन इट इज पेड बाय, व्हेन इट इज पेड बाय whom? व्हेन इट इज पेड बाय एचओ इटसेल्फ। एग्रीड? और माय डियर फ्रेंड इधर एंट्री क्या आएगी बेटा जी? एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक लाइबिलिटी अकाउंट, अगर ये पेड बाय कौन है? ब्रांच। एंड माय डियर फ्रेंड डेप्रिसिएशन की एंट्री इधर ब्रांच टू ब्रांच एसेट और इधर एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन टू एचओ अकाउंट। अनफॉर्चुनेटली ये एंट्रीज तीन फॉर्मेट में जिस तरीके से दी गई है ऐसे नहीं दी जानी चाहिए थी, थोड़ी सी और डेप्थ में दी जानी चाहिए थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई। Okay, now boys and girls, we are here with the next part of the story.
पेन कहाँ रख दिया भाई? हाँ, ईयर आर वी। ओके, सुनिए, अभी हमने एक बात कही थी आपसे कि एचओ के बुक्स में, एचओ के बुक्स में कुछ इस प्रकार का ट्रायल बैलेंस होगा। ओके, और ब्रांच के बुक्स में भी कुछ इस प्रकार का ट्रायल बैलेंस होगा। जैसे इधर होंगे परचेसेस, सेल्स, राइट, और गुड्स सेंट टू ब्रांच, फिर एक्सपेंसेस, ओके, फिर इधर आएगा रेंट, कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स। एग्रीड? सिमिलरली ब्रांच का भी ट्रायल बैलेंस होगा। अब इन दोनों को करना है आपको क्या? ऐड। इन दोनों को चीज़ों को क्या करना है आपको? ऐड। तो जब आप ऐड करते हो तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एचओ की बुक्स में आपने एक अकाउंट मेंटेन करके रखा है जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। अगर आपको भरोसा नहीं है तो याद करिए, ये एंट्रीज हमने इसके पहले थोड़ी देर पहले कुछ की थी। कौन सी एंट्रीज की थी बेटा जी? अगर आपको याद होगा तो ये देखो, हेड ऑफिस के बुक्स में हमने ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट किया था व्हेन गुड्स वर सेंट। तो एचओ के बुक्स में एक अकाउंट मेंटेन किया था जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच के बुक्स में एक अकाउंट मेंटेन किया था एचओ अकाउंट। और ये दोनों अकाउंट इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए एंड इट शुड टैली। सो होता क्या है कि जब एचओ ब्रांच को माल भेजता है, एचओ जब ब्रांच को माल भेजता है तो होता क्या है, इधर एंट्री होती है, इट विल से ब्रांच से पैसा आना है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, 10,000 या 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000. And what the branch is going to make the entry? The branch is going to make the entry goods received from HO to HO account, right? It is payable and it shall say 90,000. Okay, first let's make it easy. It shall say 1,00,000, 1,00,000. So now what happens? अगर आपको क्लिक हो रहा है, फील हो रहा है, तो इधर एकदम सिंपल सी बात ये हो रही है कि ब्रांच से 1,00,000 रुपए आना है और ब्रांच भी क्या बोल रही है कि वी हैव टू पे एचओ 1,00,000 रुपीज। बट समटाइम्स दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू हैपन? क्योंकि जब एचओ ने इनको माल भेजा, वो भेजा जरूर 1,00,000 का था, बट ब्रांच को मिला सिर्फ 90,000 का। क्यों 90,000 का? मे बी बिकॉज इट इज स्टॉक इन ट्रांजिट, मे बी बिकॉज इट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, और बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन। आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि द गुड्स आर सेंट ऑफ 1,00,000 बट इट इज रिसीव्ड ऑफ 90,000. सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस. सो नाउ द अकाउंट इज नॉट गोइंग टू टैली. So it will appear as how much? Here it shall appear as 90,000 and here it will appear as 90,000. So अब क्या हो गया कि HO बोल रहा है कि मेरे को 90,000, सॉरी ब्रांच बोल रहा है कि HO का I have to pay you 90,000, but HO is saying branch I have to receive 1,00,000. Now it is not telling. So first rule is you have to reconcile HO and branch account. How do you reconcile it? It's very simple. If it is stock in transit, the entry you do is stock in transit to HO account. I will say 10,000, 10,000. Now what will happen because of that? Because of that, if I am saying branch से हमको 1,00,000 रुपीज आने हैं, तो HO से अभी कितना हो गया? 90,000 plus 10,000 rupees is what is payable. So now you have to do reconciliation of the transaction which is done by the HO, which is correct, but it is not recorded by the branch. So how do we record it? It is called as reconciliation. But remember, before you do consolidation of HO and branch account, always remember branch account in the books of HO and HO account in the books of branch should tally with equal and opposite effect. So how do we show it? Let's see. कौन से कारणों की वजह से हो सकता है? कैश sent by HO to branch, not received by branch, cash sent by HO to branch, not received by whom? Branch. So now you tell me, एचओ ने एंट्री कर दी होगी और ब्रांच ने एंट्री नहीं की होगी। एचओ ने एंट्री क्यों कर ली है? क्योंकि जब वो कैश भेजी होगी सो उन्होंने टू कैश किया होगा, और एंट्री क्या की होगी? ब्रांच टू कैश. सो दे हैव ऑलरेडी मेड द एंट्री. Who has not made the entry? Branch has not made the entry. Why branch has not made the entry? Because they have not received the cash. So why will they make the entry? So in this case, branch will make an entry, cash in transit to HO account.
Agreed? This is one. Second one, goods returned by branch not received by HO. नाउ बेटा ऐसी कई सारी ट्रांजैक्शन हो सकती है, तुमको लॉजिक समझना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. अगर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है तो आप मुझे बताओ एंट्री किसने कर ली है? ब्रांच ने एंट्री कर ली, क्योंकि उन्होंने रिटर्न किया है. सो ब्रांच ने एंट्री कर लिया. अब इसके बुक्स में एंट्री कर मतलब नहीं है, एचओ को एंट्री करना बाकी है. सो एचओ इसकी एंट्री क्या करेगा बेटा जी? इसकी एंट्री करेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. एग्रीड? गुड सेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. सर ये एंट्री कहां से पता चली आपको? एक बार याद करो, क्या मैंने आपको ये एंट्री कराई थी क्या नहीं कराई थी? व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू एचओ, हमने एंट्री की थी गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट. जब तक आपको एंट्रीज नहीं आएगी तो समझ जाना कि ये कॉन्सेप्ट आगे डिफिकल्ट जाएगा. ये एंट्री अगर रिटर्न हुई है तो किसने रिटर्न किया था बेटा जी? ब्रांच ने रिटर्न किया. तो उस केस में एंट्री एचओ के बुक्स में होगी गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट. सो सर ट्रिक क्या है? ट्रिक सिंपल है बेटा जी, जिसने माल भेजा या जिसने कैश भेजी उसके बुक्स में ऑलरेडी एंट्री हो गई है, उसको रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि उधर तो एंट्री होनी चाहिए ना, पैसा भेजने की, गुड्स भेजने की, उधर तो एंट्री करनी है. एंट्री किसने करनी बाकी है? जिसको मिलना बाकी है वो एंट्री करेगा कि ये भाई इन ट्रांजिट है और मैं इसको ध्यान में रखूंगा. सो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री वो करेंगे. तो इधर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच नॉट रिसीव्ड बाय एचओ, तो इस केस की एंट्री क्या होगी? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. इसको और एक ऑप्शन क्या कर सकते हैं? स्टॉक इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट. स्टॉक इन ट्रांजिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी तक एचओ को माल मिला नहीं है. गोइंग अहेड बॉयज एंड गर्ल्स, थर्ड वन, एक्सपेंसेस incurred by HO not recorded by branch. expenses incurred by HO for branch. देखो क्या होता है कि एचओ कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉमन एक्सपेंसेस करता है. जैसे कॉमन एक्सपेंसेस मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स. तो जिसको जिसको जो बिलोंग करता है उसके इसमें वो अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड होता है. सो एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय हुम? एचओ फॉर ब्रांच, बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड बाय दी ब्रांच. ब्रांच ने उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं. तो बेटा जी इस केस में एंट्री क्या होगी एचओ के बुक्स में और ब्रांच के बुक्स में? एकदम सिंपल है, एचओ इसकी एंट्री करेगा. एग्रीड? ऑलरेडी इनकर्ड बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड बाय ब्रांच. तो इधर एंट्री ऑलरेडी हो गई है, एचओ एंट्री नहीं करेगा, इसकी एंट्री ब्रांच करेगी और एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. बट क्या हम टू कैश बोल सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट से टू कैश. सो वी हैव टू से टू एचओ अकाउंट. व्हाई वी कैन नॉट से टू कैश? बिकॉज कैश हमारे बुक से गई नहीं है. बेटा जी यहां तक हो जाने के बाद में आपका एक बेस बनता है, और ये बेस बनाने के लिए मैंने पहले आपको समझाया कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच. फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में मैंने आपको समझाया कि बेटा जी क्या कहते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे कैसे रिकॉर्ड होती है. हमने पूरी एंट्रीज देखी. एंट्रीज देखने के बाद में ब्रांच फिक्स्ड एसेट का देखा, और उसके बाद में मैंने बताया कि एक के बुक में होता है एचओ अकाउंट और एक के बुक में होता है ब्रांच अकाउंट, और कई बार इन दोनों के बीच में रिकंसिलेशन नहीं होता है. तो पहला टास्क आपका ये बनता है कि आप इन दोनों को क्या करा ले? रिकंसिलेशन करा ले. और वो रिकंसिलेशन कैसे होता है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी अभी थोड़ी देर पहले, और अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेना जरूरी है. अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के तौर पर नहीं है आपके मॉड्यूल में, ये एक ऐसे ही क्या कहते हैं उसको, सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया गया है. सो दिस इज अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल इन योर मॉड्यूल एंड आई वांट यू ऑल टू सॉल्व इट, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है. सॉल्व्ड एग्जाम्पल, वी आर देयर ऑन पेज नंबर 39. आप सभी लोग आ सकते हो. सो द टेक्निक ऑफ रिकंसिलेशन हैज बीन इलस्ट्रेटेड थ्रू एन एग्जाम्पल गिवन बिलो. गुड सेंट टू ब्रांच, एचओ के यहां से 150 है. गुड सेंट टू ब्रांच को क्रेडिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि एंट्री क्या होती है बेटा जी? गुड सेंट टू ब्रांच की एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट टू ब्रांच. एग्रीड? सो गुड सेंट टू ब्रांच को क्रेडिट बैलेंस है. अब उतना ही ब्रांच को भी मिलना चाहिए, बट ये बोल रहा है कि नहीं मुझे तो 140 मिला है. तो 10,000 क्या हुआ होगा? या तो लॉस्ट इन ट्रांजिट या स्टॉक इन ट्रांजिट. अगर लॉस्ट इन ट्रांजिट होगा तो वो बोलेंगे, अगर नहीं बोला है तो इन दैट केस इट इज ऑलवेज इन ट्रांजिट. सो 1,40,000 मिला है, सो 10,000 इज व्हाट? इन ट्रांजिट. नाउ गोइंग अहेड बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट ब्रांच अकाउंट कितना दिख रहा है इधर? 1,12,000 डेबिट बैलेंस. बट वही ब्रांच क्या बोल रहा है? एचओ को पेबल कितना है? 78,500. सो कैन आई नॉट से 1,12,000 इज नॉट इक्वल टू 78,500? मतलब एक बोल रहा है कि तेरे से रिसीवेबल 1,12,000, 1,12,000, और दूसरा कितना बोल रहा है? 78,500. अब कुछ तो कुछ लफड़ा है, तो इस लफड़े को हमें क्लियर करना होगा. कैसे क्लियर करेंगे जरा देखते हैं. ऑन द एनालिसिस ऑफ द ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स एंड हेड ऑफिस अकाउंट इन द ब्रांच बुक्स, यू फाइंड following: goods valued 10,000 sent by HO has not been received by branch
हैंस नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। बेटा ये तो मैं पहले ही बता चुका था आपको, क्योंकि माल भेजा कितना था 150 का, रिसीव्ड कितना है 140 का। अब मुझे सोच के बताओ ये एंट्री पहले कौन करेगा? माल किसने भेज दिया है? एचओ ने माल भेज दिया है। एचओ ने माल भेज दिया तो एचओ ने एंट्री कर दी। भाई साहब किसने एंट्री करनी बाकी है? ब्रांच की एंट्री होना बाकी है। तो ब्रांच अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा? ब्रांच अपने बुक्स में एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट या स्टॉक इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ अकाउंट। हाउ मच? 10,000 10,000। सरकार आगे 15,000 रेमिटेड बाय ब्रांच। सोच के बताओ एंट्री किसने कर दी? रेमिटेड बाय ब्रांच, मतलब ब्रांच ने तो एंट्री 100% की है। हैज नॉट बीन रिसीव्ड हेंस नॉट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स। मतलब अब रिकॉर्ड किसको करना है? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस को कैश मिली है क्या? नहीं। तो हेड ऑफिस बोलेगा कि भाई जी कैश इन ट्रांजिट है। कैश इन ट्रांजिट कितना है जी? 15,000 टू क्या बोलेंगे? ब्रांच। एग्रीड, 15,000। गोइंग एट नेक्स्ट, direct collection of 10,500 from a customer of the branch by head office not informed to the branch hence not recorded by the branch। अब ये वाली एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है जब हमने शुरुआत की एंट्री की थी, आपको बस याद दिलाने के लिए दिखा रहा हूं। ये देखिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑफ द ब्रांच रिसीव्ड बाय एचओ। तो इसकी एंट्री ब्रांच के बुक्स में हुई थी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। क्यों हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स? क्योंकि कैश तो हमें मिली नहीं है। कैश किसको मिली है? एचओ को। सो कैन यू प्लीज चेक, यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे बेटा जी? डायरेक्ट कलेक्शन। ये ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं किया, सो हम कहेंगे एचओ अकाउंट डेबिट टू टू सन्ड्री डेटर्स। कितनी की अमाउंट आ जाएगी? 10,500 एंड 10,500। एग्रीड। A sum of 14,500 paid by branch to the suppliers of head office not recorded at head office। अच्छा किसने पे किया है? ब्रांच ने पे किया है। तो ब्रांच ने तो एंट्री 110% कर ही दी है, क्योंकि ब्रांच पे करेगा तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, कैश का कुछ तो हिसाब लिखना पड़ेगा ना। बट इसके बारे में जिक्र किसने नहीं किया? एचओ ने नहीं किया। तो ये एंट्री कौन करेगा? एचओ करेगा। अच्छा ये मैंने इधर लिखना छूट गया कि कौन एंट्री करेगा। इस केस में नॉट रिकॉर्डेड, तो ये ब्रांच रिकॉर्ड करेगा, है ना। और ये एचओ रिकॉर्ड करेगा, नॉट रिकॉर्डेड इन एचओ। और ये कौन रिकॉर्ड करेगा? ब्रांच रिकॉर्ड करेगा। ऐसी बात है ना। अब ये कौन रिकॉर्ड करेगा? एचओ। सो एचओ अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? इसको वो बोलेगा कि कैश का पेमेंट हो गया तो सप्लायर अकाउंट डेबिट, बट हमारे बुक से कोई कैश नहीं गई है, तो हम बोलेंगे टू ब्रांच अकाउंट। व्हाट शैल बी द अमाउंट? द अमाउंट शैल बी 14,500 एंड 14,500। लेट्स मूव ऑन। हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर अलोकेशन टू द ब्रांच 12,000 नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। मैंने कहा था कि कई बार एक्सपेंडिचर एचओ करता है सभी ब्रांचेस के लिए, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड एंट्री क्या होगी? इस केस की, इस केस में एंट्री होगी ब्रांच के बुक्स में होगी, क्योंकि एचओ ने तो अपने बुक्स में कर दिया एलोकेट। तो इधर एंट्री होगी एक्सपेंस टू एचओ अकाउंट 12,000 12,000। एग्रीड? ओके boys and girls, what are we going ahead next? Rupees 7,500 being FD interest of HO received by branch on oral instruction from HO not recorded in the head office books। तो HO को रिकॉर्ड करना है, सो हम करेंगे HO की बुक्स में एंट्री। अब इस केस में इंटरेस्ट ऑन एफडी है, मतलब ये तो इनकम होगी, सो इंटरेस्ट ऑन एफडी क्रेडिट होगा। बट क्या HO को कैश मिला है कि नहीं? ये ब्रांच को मिला है, सो हम कहेंगे ब्रांच तेरे से पैसा आना बाकी है। कितना पैसा आना बाकी है? 7,500 7,500। और किस चीज का? इंटरेस्ट ऑन एफडी का। इंटरेस्ट ऑन एफडी इज माई इनकम। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार, बट यहां तक बात खत्म नहीं होती है। अब एक बार इसका रिकंसिलेशन करके चेक कर ही लेते हैं कि रिकंसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और रिकंसिलेशन कैसे होता है? सो मैं इधर करूंगा इन द बुक्स ऑफ एचओ एंड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। इन द बुक्स ऑफ एचओ आप अकाउंट बनाते हो ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच आप बनाते हो, ठीक है। तो एक बार बैलेंसेस ढूंढ लेते हैं, बैलेंसेस क्या क्या है। सो पहले केस में एचओ के, इस केस में 1,12,000 है, ब्रांच के 12,000। तो दूसरी चीज इन ट्रांजिट टू एचओ, गुड्स इन ट्रांजिट 10,000। एग्रीड? लवली। मूविंग अहेड, ये फर्स्ट वाली चीज हो गई। सेकंड वाली चीज 15,000 remitted by branch has not been received and hence not recorded by HO। ये एंट्री कौन करेगा? HO। इसकी एंट्री कैश इन ट्रांजिट
टू ब्रांच अकाउंट। सो बेटा जी ब्रांच के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय कैश इन ट्रांजिट। कैन आई से इट वाज 15,000? यस, सो आई राइट डाउन 15,000, 15,000 ही था ना बेटा? यस। नाउ थर्ड वन, ये एंट्री कौन करेगा? ब्रांच करेगा, जो डायरेक्ट कलेक्शन है। तो इसकी एंट्री होगी एचओ टू सन्ड्री डेटर्स। तो एचओ को डेबिट करेंगे हम टू सन्ड्री डेटर्स। आई बिलीव द फिगर इज 10,500। 10,500 का हमने एंट्री ये भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट, ये एंट्री करेगा एचओ, एग्रीड। तो इसकी एंट्री है सप्लायर टू ब्रांच। सो बेटा जी हम ब्रांच के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सप्लायर। फिगर याद नहीं मुझे, सप्लायर कितना अमाउंट है? 14,500। फिर अगला आइटम देखिए बेटा जी, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर अलोकेशन टू द ब्रांच 12,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच। तो इसकी एंट्री कौन करेगा बेटा जी? ब्रांच करेगा। एंट्री है एक्सपेंस टू एचओ अकाउंट। व्हाट इज द एंट्री? एक्सपेंस टू एचओ अकाउंट। सो एचओ के कौन से साइड में जाएंगे हम? क्रेडिट साइड में, और हम इधर लिखेंगे बाय, सॉरी डेबिट साइड में, टू एक्सपेंस 12,000। और राजा बेटा जी लास्ट वाली एंट्री है 7,500 बीइंग द एफडी इंटरेस्ट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो बेटा जी हम ये कहां पर जाएंगे? ब्रांच के डेबिट साइड में, और इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एफडी, और ये आएगा 7,500। अब मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इसको टैली करिए। सारी ट्रांजेक्शन हमारी हो गई 1,12,000 प्लस 7,500 माइनस 15,000 माइनस 14,500। So it will turn out to 90,000 by balance carried down 90,000। और इधर देख लेते हैं 10,500 प्लस 12,000 माइनस 7,800 माइनस 10,000। ओ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? और कोई ट्रांजैक्शन छूट गई? अच्छा, एक्सपेंस टू एचओ बेटा जी मैंने एचओ के डेबिट में लिख दिया, एक्चुअली क्रेडिट में लिखना था। बाय एक्सपेंस 12,000, एग्रीड। नाउ लेट्स सी। Yes, so it is coming 90,000. So can I not say to balance carried down? Is it 90,000? Yes. Now if you can see, check carefully, does it show equal and opposite balance? Equal and opposite balance. ठीक है। अब मैं राजा बेटा जी आपको एक बात बताता हूँ। मेजॉरिटी बच्चा गड़बड़ इसी को करता है, और वो एकदम शॉर्टकट अपनाता है टू फाइंड आउट कि मुझे इंडिपेंडेंट ब्रांच आ जाएगी। इंडिपेंडेंट ब्रांच आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आपको ये रिकंसिलेशन नहीं समझ में आता। ये रिकंसिलेशन के बेसिस पर ही है पूरा, और रिकंसिलेशन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक अपनी जर्नल एंट्री अच्छे से नहीं करनी है। सो ये जर्नल एंट्री हो जाने के बाद में धीरे धीरे आपको रिकंसिलेशन तक आना है। अब रिकंसिलेशन के बाद में फाइनल अकाउंट पर इसका कैसे इंपैक्ट आता है वो मैं आपको बताता हूँ, बट ये देख लेते हैं कि 90,000 पर टैली हो रहा है क्या। सो लेट्स चेक। ये एंट्री 90,000 से टैली की क्या इन्होंने? यस भाई साहब जी 90,000 पर टैली हो रही है। और जैसे मैंने आपको समझाया वैसे आपको ट्रिक याद आ रही क्या, कि जिस व्यक्ति ने एंट्री करना बाकी है वो व्यक्ति इसकी एंट्री करेगा, और इस तरीके से टैली हो जाएगा, एग्रीड। अब मेरे राजा बेटा जरा बात ध्यान से सुनते हैं। क्या होता है, हमने ये बताया था आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच में कि ब्रांच अपना ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है, और उसी तरीके से एचओ क्या करता है? एचओ अपना ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है। तो एचओ का और ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट अगर ऐसे दो दो बनेंगे तो एंटिटी तो दो नहीं है, एंटिटी तो एक है। तो आपको एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है कि भाई तू एक काम कर, मुझे इसको एक तरीके से कंसोलिडेट कर दे। पर जब एक तरीके से कंसोलिडेट कर देंगे तब दिक्कत क्या है? एचओ के बुक्स में है ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच की बुक्स में है, एचओ की बुक्स में है ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच की बुक्स में एचओ अकाउंट। अब जब ये दोनों मिलकर एक साथ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएंगे तो एक को है डेबिट बैलेंस, आप देख रहे हो डेबिट साइड ज्यादा है, और एक को है क्रेडिट बैलेंस, देख रहे हो आप क्रेडिट साइड ज्यादा है। बट ये दोनों ही व्यक्ति एक हो जाएंगे जब वो एक ही बैलेंस शीट में आ जाएंगे। सो ध्यान रहे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन दोनों की कोई जगह नहीं है, ये आएगा ही नहीं। आई रिपीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जब मैं बनाऊंगा इन दोनों की मर्ज कर तो इन एचओ अकाउंट का और ब्रांच अकाउंट का कहीं पर भी कोई लेना देना नहीं है।
तो इसको आपको नॉक ऑफ करना पड़ेगा। बट जो आपने ट्रांजैक्शन की है, तो अब जरा ध्यान से सुनो क्या मैं क्या बात कर रहा हूं। हमने इधर एंट्री की थी ना सारी, तो जब हमने एंट्री की थी तो यहां पर जहां जहां पर आपको यह दिख रहा है एचओ अकाउंट, इसका पोस्टिंग नहीं होगा। इफ आई कैन चेंज द कलर ऑफ द पेन, जिसके जहां जहां एचओ लिखा है, जहां जहां ब्रांच लिखा है, उसका पोस्टिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिकंसाइल होकर खत्म हो गया है, वो इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट आकर खत्म हो गया है, और जब तक इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट नहीं आएगा तब तक आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो आपको इफेक्ट किसका देना है? सिर्फ गुड्स इन ट्रांजिट का देना है। अब दिमाग लगाओ, एकदम सिंपल है फाउंडेशन का लॉजिक। गुड्स इन ट्रांजिट क्या है? असेट है, बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा। ये कहां जाएगा? कैश इन ट्रांजिट, ये भी असेट है, बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। फिर नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा? सन्ड्री डेटर्स को क्रेडिट हो रहा है, डेटर्स में से क्या होगा? लेस होगा बैलेंस शीट में से। सप्लायर अकाउंट, सप्लायर कौन होता है? क्रेडिटर, क्रेडिटर को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। वो अभी आप क्या कर रहे हो? इधर डेबिट कर रहे हो, तो क्या करोगे? लेस करोगे क्रेडिटर में से। एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, कहां जाएगा? ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में हिट करेगा एक्सपेंस अकाउंट। और लास्ट वाला एंट्री कौन सा? इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी मेरे राजा बेटा जी कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन एफडी विल गो टू दी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। वापिस से एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा अब गड़बड़ यहीं पर है, गड़बड़ यहीं पर है। क्या गड़बड़ है? मेरी हिंदी की बैंड है थोड़ी सी, बट गौरबौर इधर ही है। क्या गौरबौर है पांडे जी? गड़बड़ यह है कि बच्चा बोलता है कि सर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट जाते हैं, इधर दो इफेक्ट क्यों नहीं जा रहे? दो इफेक्ट इसलिए नहीं जा रहे मेरे भाई, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एचओ अकाउंट और ब्रांच अकाउंट नॉक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट है। अलग अलग बैलेंस शीट में तो उनका वजूद है, बट जब वो एक बैलेंस शीट में आ जाता है, व्हेन दे कम इन द सेम सिंगल बैलेंस शीट, तो दोनों आइला तू भी इधर मी भी इधर कैंसिल हो जाते हैं, एकदम उल्टा इफेक्ट, because both the people are one and the same in consolidated balance sheet. So I hope you have understood so far. फिर दूसरी बात मैंने क्या बोली, इसके बाकी के चीजों के तो इफेक्ट देने पड़ेंगे, जैसे गुड्स इन ट्रांजिट, इट इज एन असेट, इट विल गो एंड सेट इन द बैलेंस शीट असेट साइड. कैश इन ट्रांजिट, balance sheet asset side, because it is an asset. Now what about sundry debtors? It is getting credited, so you will reduce it from the debtors account. Now what about the supplier? Supplier is a creditor, creditor को डेबिट हो रहा है, तो क्या करोगे? क्रेडिटर्स में से लेस, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, तो हम क्या करेंगे? इसको पी एंड एल अकाउंट को डेबिट में लेंगे. इंटरेस्ट ऑन एफडी विल गो एंड सिट इन द पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. सो सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि सिंगल इफेक्ट क्यों जा रहा है सर कंसोलिडेटेड ब्रांच अकाउंट में. तो सिंगल इफेक्ट इन चीज़ों की वजह से जाता है. अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये सारी चीज़ें बच्चे इग्नोर कर देते हैं. ये भले ही थेरी में रहा होगा आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, बट इसको प्लीज़ इत्मीनान से अच्छे से करिएगा, तब जाके आपको चीज़ें आएगी. अब मैं लास्ट का एक और स्पेशल इफेक्ट के बारे में बात करूंगा, एंड देन मे बी वी विल टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम ऑल्सो. सो ये क्या है? इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन. नाउ व्हाट इज इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन? फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस है, राइट? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की भी बहुत सारी ब्रांचेस है. तो ऐसा हो सकता है कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कोई ट्रांजैक्शन करे, ठीक है? सो वो कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं. ये देखो, मान लेते हैं ये एचओ है, ये दिल्ली में है, इनकी एक ब्रांच है पुणे में, पुणे ब्रांच, और एक ब्रांच है इनकी चेन्नई में, चेन्नई ब्रांच. ओके, now for example, if Pune branch has sent something to Chennai branch, Pune branch has sent something to Chennai branch, let's assume goods sent to Chennai. Okay, now remember very carefully that this particular link will not be successful. I said direct link is not allowed. I repeat, the direct link is not allowed. If you want to do it, the link has to go like this. मतलब कोई भी चीज जो हम चेन्नई ब्रांच को भेज रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं हो सकता है. फर्स्ट पुणे विल सेंड इट टू होम? एचओ, एंड एचओ विल सेंड इट टू होम? चेन्नई. ऐसा हमको अज्यूम करना पड़ेगा. सो जनरली द एंट्री इज आस्क्ड इन द बुक्स ऑफ एचओ दिल्ली. सो एंट्री क्या होगा? इसमें रूल सिंपल है, रिसीविंग ब्रांच, रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच. यह हमेशा ध्यान में रखना कि जो व्यक्ति को मिल रहा है उसको क्या करना होगा? डेबिट. सो जिस व्यक्ति को मिल रहा है उसका अमाउंट हम इधर लिखेंगे. फॉर एग्जांपल 10,000 का माल है, सो आई विल राइट डाउन रिसीविंग ब्रांच 10,000 टू सेंडिंग ब्रांच 10,000. नाउ यू टेल मी हु इज रिसीविंग? चेन्नई इज रिसीविंग. चेन्नई इज रिसीविंग. एग्रीड? चेन्नई. टू हु इज द सेंडिंग ब्रांच?
पुणे ब्रांच इज द सेंडिंग ब्रांच। अब ये ट्रिक मैं दे रहा हूँ, क्लास में इसका पूरा डिटेल में लॉजिक होता है अपना रेगुलर बैच में, बट अभी क्योंकि मैराथन है तो मैं आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा, बट आई थिंक डायरेक्टली हम कर सकते हैं। सो द एंट्री इज चेन्नई ब्रांच टू व्हाट, पुणे ब्रांच, एंड दिस इज हाउ वी राइट डाउन द एंट्री, चेन्नई ब्रांच टू पुणे ब्रांच, एंड द एंट्री इज रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच। यहां तक आपका काम हो जाना चाहिए, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। सो ये कुल मिलाकर ये देख लीजिए बेटा जी, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एचओ, दिल्ली ब्रांच टू कोलकाता ब्रांच, बट दिल्ली ब्रांच टू कोलकाता ब्रांच करने के पहले यहां पर देखो, सपोज कोलकाता ब्रांच इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ 1000 ऑन अकाउंट ऑफ दिल्ली ब्रांच। ओके, सो हु हैज रिसीव्ड इट, किसके लिए खर्चा हुआ, दिल्ली। सो दिल्ली टू कोलकाता एंट्री आनी चाहिए, और ये देख लीजिए दिल्ली टू कोलकाता, रिसीविंग जिसके लिए हुआ, सेंडिंग जिसने किया, सिंपल सा खर्चा, एग्रीड। सो रिसीविंग टू सेंडिंग, ये अगर आपको पता रहेगा तो देन द थिंग्स शैल बी मोर इजी। फिक्स्ड एसेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज्ड to branch, this also we have done it very carefully. Now my dear friend, if we are ready, then we have to go for consolidated what, financial statement of HO and branch को हमको merge करना है, but before we do that we have to take a small break for another 5 minutes or so, 5-10 minutes, so that you know you revise everything and we come back again. Please do revise it properly, and then we shall meet you again back after a short while. All right, so thank you so much, God bless you all, bye bye. सो अभी इसके आगे के 5 मिनट के बाद में, 5 नहीं 10 मिनट के ब्रेक के बाद में मैं वापस लाइव रहूंगा, और 10 मिनट के बाद में मैं आपको कैच करता हूं ऑन द अदर साइड। ओके, थैंक यू।